everyone, welcome back to my channel. In this video I will discuss whole 21 कारो क्लॉजेस. ओके, इसको मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. ये एक बार पूरा आप सुनने के बाद आपको इसके रेस्पेक्ट में कोई भी केस स्टडी आए, किसी भी तरीके की केस स्टडी कितनी भी ट्रिकी हो, आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी डूइंग वन गुड थिंग फॉर यू कि इसमें मैं कारो 2020 के साथ साथ कारो 2016 के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी. भले वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखो तो वो मे भी इंपॉर्टेंट ना हो, बट वो प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और प्लस आपको ये जो 2020 के जो कारो है, जो भी क्लॉजेज है, रीड करने लर्न करने में भी आपको वो ज़्यादा आसानी होगा. आप कंपेयर जब चीज़ों को कर सकते हैं, अब तो जितना ज़्यादा डीपली आप चीज़ को सोच पाएंगे, जितना रिलेट कर पाएंगे, आप उतनी जल्दी उस चीज़ को क्या करेंगे, ईजिली लर्न कर पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज. तो फर्स्ट क्लॉज में जो है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो है टोटल कितने हैं सब क्लॉज, 5 है. ठीक है, तो 5 जो है सब क्लॉज है. अब ये फर्स्ट क्लॉज किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है रिपोर्टिंग ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक क्लॉज डिस्कस करेंगे. अब उस क्लॉज के रेस्पेक्ट में अगर कुछ 2016 कारों से कुछ डिफरेंस है, जो कि मटेरियल डिफरेंस है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज में सब क्लॉज ए क्या बात करता है, सब क्लॉज ए जो बात करता है वो बात करता है कि कंपनी ने, ठीक है, वो पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स के रेस्पेक्ट में प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए हैं कि नहीं. बी में बात करते हैं क्या चीज़ के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में. सी में बात करते हैं इसमें क्या चीज़ के बारे में, टाइटल डीड के बारे में. डी में वैल्यूएशन के बारे में. ई में बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में. अभी मैं इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी डिटेल में. मैं ये जो आपको ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसे केवल हेडिंग, ये हेडिंग बोलने का भी मेरा एक रीज़न है. जब किसी चीज़ को लर्न करने से पहले अगर आपको ये मतलब कि पहले लर्न हो जाए ना कि क्या इस मतलब स्पेसिफिक इस क्लॉज में कौन सी चीज़ के बारे में बात करी जाएगी, तो और भी इजीली लर्न होगा. ठीक है, तो सबसे मैंने जैसे कहा कि इसमें कौन सी बात करी जाइए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह रखने की. ठीक है, तो सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई. क्या कंपनी क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रही है पीपीई का, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन ऑफ पीपीई. ठीक है, और उसके बाद फिर ये पीपीई के बारे में बात हो गया. फिर नीचे किसके बारे में बात हो रही है, इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, दोनों में बात सेम ही हो रही है. वो पीपीई के बारे में बात कर रही है इंक्लूडिंग फुल रिकॉर्ड्स एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स. एंड नेक्स्ट बी में वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो ये बस इतनी सी बात है रिकॉर्ड्स रखने की. अब नेक्स्ट बी में क्या बात हो रही है, वेदर दिस पीपीई हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स. ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की जो बात करेंगे वो ऑब्वियसली हम लोग ये टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे. इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात नहीं हो रही है. या केवल स्पेसिफिकली ये पीपी के लिए पॉइंट है. क्या बोल रहा है कि पीपी को, अच्छा ये अब इसमें से ये बताइए, फिजिकल वेरिफिकेशन जो करवाना कौन करवाता है, ये मैनेजमेंट करवाती है. और उसको यहाँ पे इसमें रिपोर्टिंग करना है कि क्या कंपनी जो है वो रीजनेबल इंटरवल्स में पीपी को फिजिकली वेरीफाइड करवाती है कि नहीं. अब रीजनेबल इंटरवल्स क्या होता है, पीपी को जो है मैनेजमेंट को एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर क्या करवाना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है. ओके, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर. ओके, और जो इन्वेंट्री जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लॉज में देखेंगे, इन्वेंट्री को कब करवाना पड़ता है, एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर. ओके, वंस इन अ ईयर. और पीपी को क्या करवाना पड़ता है, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर. तो यहाँ पे क्या बोले, वेदर दिस पीपी हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस्ड ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. फिजिकली वेरीफाइड करवाती है कि नहीं, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी कुछ मिली है कि नहीं, अगर मिली है तो उसको प्रॉपरली उसको चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी को उसको सही किया गया है कि नहीं. ठीक है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. तो ये होगी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्टिंग. नाउ सी में अब क्या रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि मैंने कहा टाइटल डीड के बारे में, कि वेदर द टाइटल डीड ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज द लेसी एंड द लीज एग्रीमेंट आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी. ठीक है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ये सॉरी एक्सेप्ट वो लीज वाले को छोड़ के बाकी जो है वो टाइटल डीड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो जो है वो कंपनी के नाम पे नहीं है कि नहीं है. अगर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से. इफ़ नॉट, तो इस केस में जो टैबुलेट फॉर्मेट है इसमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना होगा. ठीक है, अब क्या क्या इसमें डिटेल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल देना होगा, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का डिटेल, उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्या क्या बोला है कि कंपनी के नाम पे हेल्ड है कि नहीं. ठीक है, एक्सेप्ट वो लीज वाला. तो अगर वो है कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे, ये बताओ. क्या वो प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव या एम्प्लॉय के नाम पे है, कितने टाइम के लिए है. ठीक है, और क्यों नहीं है कंपनी के नाम पे. ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा लर्न करने जैसा नहीं है, सिंपल सा है. ठीक है, चीज़ों को सिंपल से समझेंगे. क्या बोला है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बताओ, प्रॉपर्टी का अमाउंट बताओ. ठीक है, अमाउंट मतलब ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताओ, किसके नाम पे है. ठीक है, कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पे है या नहीं, बस ये डिटेल देना है. तो दैट्स ऑल अबाउट क्लॉज सी, सब क्लॉज सी. अब नेक्स्ट
अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डी। डी में क्या बोला गया था? वैल्यूएशन के बारे में, कि वेदर द कंपनी हैज़ रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ROU एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ROU एसेट मतलब जब क्या होता है, वो जब लेजिस जो है फाइनेंस लीज क्लासीफाई करता है, ठीक है, तो वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ROU एसेट ये लीज के बारे में बात कर रहा है। वेदर द कंपनी हैज़ रिवैल्यू किया है या इंटेंजिबल एसेट्स या PPE को, ठीक है, अगर इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property. Okay. अब इसको जो है हम लोग तोड़ के देखेंगे। इसमें सबसे पहले बोला है कि क्या कंपनी ने रिवैल्यू किया है, क्या PPE इंटेंजिबल एसेट को किया है, तो वैल्यूएशन वो जो वैल्यूएशन किया वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। और अगर चेंजेस है, चेंजेस कितना है बोल रहा है, टोटल एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू देखना है, वो भी ईच क्लास, ठीक है। प्रॉपर्टी का हर एक क्लास जो होता है, हर एक अलग क्लास को अलग अलग देखेंगे, वो भी उसका एग्रीगेट अगर नेट कैरिंग वैल्यू, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, अगर उसमें 10% या उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है, 10% या उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है, तभी क्या करना पड़ेगा, जितना चेंज हुआ है, ठीक है, उतना चेंज का अमाउंट क्या करना पड़ेगा हमको, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना चेंज हुआ है वैल्यूअर से, ठीक है, इफ देर इज चेंज, ओके, इफ देर इज अ चेंज इज 10% और मोर देन 10%, देन इन दैट केस the difference of such amount, okay, and that need to be disclosed, okay। तो as per clause D। अब E में क्या बात किया गया है कि whether any proceeding has been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Property Act, if so whether the company has appropriately disclosed the detail in the financial statement or not, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैसे भी पता होगा कि शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो न्यू डिस्क्लोजर था उसमें ये वाला डिस्क्लोजर था, अपार्ट फ्रॉम हम लोग को टाइटल वगैरह का, चेंजेस इन रेशियो, कितने सारी जो है न्यू डिस्क्लोजर करनी पड़ती है, एजिंग वगैरह की। अब साथ ही साथ जो इसकी भी डिस्क्लोजर करनी पड़ती है कि कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ या पेंडिंग हुआ अगेंस्ट द कंपनी अंडर द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो हुआ है क्या, अगर हुआ है तो उसकी डिस्क्लोजर जो है कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है कि नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये था, ठीक है, बेसिकली इतना सा क्लॉज था जो कि ये बात करता है, जो कि मैं वापस से आपको बता दे रही हूँ कि 1 में बात करता था रिकॉर्डिंग की, ठीक है, और B में बात करता था, A में बात करता था रिकॉर्डिंग, B में बात करते थे फिजिकली वेरिफिकेशन की, C में टाइटल डीड की ऑफ प्रॉपर्टी, D में अबाउट द वैल्यूएशन एंड E टॉक्स अबाउट इफ एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और हेल्ड अगेंस्ट द अंडर द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट अगेंस्ट द कंपनी, ओके। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज 1, ठीक है, रिपोर्टिंग फॉर PPE एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ अब इसको अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या डिफरेंस है कारो 16 के रेस्पेक्ट में, कारो 16 में जो होता है रिपोर्टिंग जो है वहाँ पे कोई PPE स्पेसिफिकली और इंटेंजिबल एसेट्स की ऐसी बात नहीं होती, वहाँ पे सारे फिक्स्ड एसेट्स की रिपोर्टिंग की बात होती थी, रिपोर्टिंग ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट दिस टैबुलेटेड फॉर्मेट, ठीक है, वहाँ पे 16 में कोई भी ऐसा फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं था कि इन केस अगर टाइटल डीड प्रॉपर्टी के मतलब कि कंपनी के नाम पे अगर ना हो तो, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं प्रेस्क्राइब किया गया था। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑल्सो इज E, ठीक है, कि कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया हो, ठीक है, ऐसा कोई भी क्लॉज जो है वो 16 में नहीं था। तो ये था 1 के रेस्पेक्ट में, मैंने आपको ये ट्राई किया अच्छे से इसको समझाने का, प्लस 16 से कारो 2016 से क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लॉज 2 इन्वेंट्री। क्लॉज 2 इन्वेंट्री कंटेन्स 2 सब क्लॉज, ओके। अनलाइक 1 में कितने थे, 5 थे, 2 में क्या है इसमें, ठीक है, क्लॉज 2 में 2 सब क्लॉज है, ठीक है। पहला बात करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन का, दूसरा बात करेगा वर्किंग कैपिटल लिमिट का, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है ये बात करता है क्या कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। स्लाइटली लैंग्वेज डिफरेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 में, बात वही कर रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो मैनेजमेंट ने करवाया है कि नहीं करवाया है, तो वो जो है वो मतलब वेरिफिकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो कि पहले ही डिस्कस कर दिया कि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, जिसको क्या करती है ऑडिटर अटेंड करती है वो फिजिकल वेरिफिकेशन, तो जो भी करवाते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन उसको कब तक करवाना पड़ता है, एटलीस्ट 1 इन एवरी ईयर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो और इसमें जो है अब क्या बोला गया है उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेयर नोटिस्ड, ठीक है, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क्रिपेंसी मिली, और डिस्क्रिपेंसी जो है यहाँ पे बोल रहा है अगर 10% या उससे ज़्यादा है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, तो उस केस में उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, वो नोटिस हुआ है तो उसको प्रॉपर्ली जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील किया गया है कि नहीं, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज़्यादा है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, प्लस वो प्रॉपर्ली उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया गया है कि नहीं। नाउ यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं 1 से रिलेट करके, वो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ जो एसेट्स था PPE, उसमें जो है फिजिकल वहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी फाउंड और नॉट, और उसको ठीक किया गया कि नहीं, बस इतनी सी बात है। वहाँ पे परसेंटेज वाला नहीं था, इंस्टेड वहाँ पे परसेंटेज की बात कहाँ पे करी गई थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन,
ठीक है। हम लोग जब वैल्यूएशन वाला जब देखे थे तब वहाँ पे जो था कि हम लोग देखते थे कि अगर वैल्यूएशन में जो चेंज आ रहा है 10% और मोर, तब हम लोग को रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे जो है बोल रहा है कि अगर जो है डिस्क्रिपेंसी आता है फिजिकल वेरिफिकेशन में, ठीक है, अगर डिस्क्रिपेंसी है तब 10% और मोर, तब यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कंपेयर करके अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये इसलिए मैं दोनों क्लॉज में ज़्यादा जोर डालूँ क्योंकि दो क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ जो है स्टार्टिंग के कुछ क्लॉज जो है वो बड़े भी हैं, बड़े इन द सेंस वो बस उसमें वो लगते हैं बड़े, बट वो पढ़ने में इजी है, और वो बड़े भी हैं और साथ ही साथ उतने इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट में जाके सब छोटे छोटे क्लॉज ही मिलेंगे, बट ये सब क्लॉज जो है स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री दैट वे नोटिस्ड और नॉट, देन इट्स दैट हैज बीन प्रॉपर्ली डील्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट बाय द मैनेजमेंट। ओके, दैट ऑल्स रिपोर्टिंग नीड टू बी डन। नाउ बी में अब क्या बोला गया है, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, पहले ही क्लियर है, द कंपनी हैज सैंक्शन एनी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, कंपनी ने क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स सैंक्शन किया है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ ऑन सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। ठीक है, फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कंपनी ने कोई भी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो एक सैंक्शन किया है क्या करंट एसेट की सिक्योरिटी पे ऑन एक्सेस ऑफ 5 करोड़। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ इस जब केस स्टडी इसमें रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए इस रेस्पेक्ट में ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे 5 करोड़ और मोर नहीं बोला है, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ बोला है, 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर किया है तो। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि अगर किया है क्या नहीं, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है। फिर इसके रेस्पेक्ट में वेदर द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक। ठीक है, तो विद सच बैंक, जिस बैंक से जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिमिट जो सैंक्शन किया है, ठीक है, तो उसके साथ क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि जो रिटर्न या स्टेटमेंट जो भी बैंक के कंपनी के साथ फाइल किया है, मतलब कंपनी ने जो फाइल किया है बैंक के साथ, तो उसमें जो भी डिटेल दिया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें सैंक्शन करने के लिए जो सो रिटर्न मतलब डिटेल दे दिया हो, तो डिटेल जो है वो एग्री करना चाहिए विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो वही ये चीज़ लिखा हुआ है, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, इफ नॉट देन गिव डिटेल्स। ठीक है, इतनी सी बात कि वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन किया इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वेदर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करंट क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है वो अग्री है कर रहा है कि नहीं, इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, इफ नॉट देन प्रोवाइड डिटेल्स। ठीक है, तो ये था इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं इसको डिफरेंस बताऊं इन कंपैरिजन टू कारो 16, ठीक है, पहली बात तो कारो 2016 में ये जो था क्या था, ये जो 10% वाली बात कि अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, तो ये जो 10% वाला जो है ये नहीं था, इस ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करनी थी। और उसके बाद भी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का ऐसा कुछ जो है क्लॉज नहीं था। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज 2। नाउ वी विल रिवाइज क्लॉज 3। ओके, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 जो है वो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देने की बात करता है। ओके, जिसमें क्लॉज 4 जो होती है वो डायरेक्टर को अगर लोन दे रहे हैं तो उसके इस केस में रिपोर्टिंग की बात करता है, एंड जो लोन लेने की बात होती है वो क्लॉज 9 में होती है। ओके, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी इफ एज अ कंपनी वी आर टेकिंग। ओके, तो जब भी अगर लोन की बात आए तो कौन से क्लॉज आते हैं पिक्चर में, 3, 4 एंड 9। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि लोन वाले रेस्पेक्ट में क्या करें, सबसे पहले मतलब 3, 4, 9 को एक साथ अगर पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से वो बेटर होता है। मैं ये अप्रोच फॉलो करती थी। तो इससे क्या होता है कि इसके रेस्पेक्ट में कोई भी केस स्टडी आती है ना, तो इन एग्जाम हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं कि क्या मतलब कि देने वाला कौन सा था, लेने वाला कौन सा था। तो ये एक साथ अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें किस रेस्पेक्ट में क्या बात की गई है, तो ये ज़्यादा इसका क्लैरिटी आता है। ठीक है, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्लॉज 3। ठीक है, क्लॉज 3 में क्या बोला है, इसमें सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि इसमें जो है 6 है। ठीक है, 6 सब क्लॉज। तो इट सीम्स लाइक कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये दिखने में लेंदी है, वरना इसके अंदर की प्रोविजन जो है कि नॉर्मल है। ठीक है, इसको रटने जैसा कुछ नहीं है। पहले में सिंपल ये बोला गया है कि कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांस, ओके, किसको, कोई कंपनी, फर्म, एलएलपी, ठीक है, या कोई और पार्टी को किया है, कंपनी, फर्म, एलएलपी को किया है या कोई अदर पार्टी को किया है, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स। ओके, तो अदर देन दैट कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स, ठीक है, अदर देन, तो फिर वो अगर किसी को कंपनी, फर्म, एलएलपी को या कोई अदर पार्टी को अगर क्या कर रही है, कोई भी किसी भी तरीके का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कितना एग्रीगेट अमाउंट दिया, ठीक है, प्लस कितना आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये मतलब कि रेस्पेक्टिवली टू इट्स कितना अमाउंट दिया अपने सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, और कितना अदर पार्टी को दिया, ये क्या करना पड़ेगा, इसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट सब क्लॉज ए। लेट्स रीड दिस। सबसे पहले देखिए 3 क्या बात करता है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी,
Okay, any loans or advances in the nature of loans secured or unsecured to company, firm, LLP or any other parties. If so, अगर दिया है तो सब clause A, whether during the year the company has provided loan or provide advances in the nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity, it's written not applicable to companies whose principal business to give loans. If so, then indicate A, B. Okay, if so, then indicate the aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date. Okay, aggregate amount बताना है कितना प्रोवाइड किए और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है द बैलेंस शीट डेट विद रेस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटीज और सिक्योरिटी टू सबसी एस जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कितना दिए और सेम प्रोविजन कितना टू किसको दिए हैं टू सच अदर देन सबसी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, इट मीन्स अदर पार्टी को। ठीक है, तो इसका मैं वापस से क्रक्स बता दे रही हूँ कि कोई भी लोन्स एडवांसेस इन गारंटी सिक्योरिटी दिए हैं क्या सबसी एसोसिएट जॉइंट वेंचर और थर्ड पार्टी को, अगर दिए हैं तो उसको क्या करो रेस्पेक्टिवली जितना दिए हैं एग्रीगेट अमाउंट प्लस कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना था ए में। अब उसके बाद फिर बी में क्या बोला गया है कि जो भी लोन्स एडवांसेस वगैरह दिए गए हैं वो शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेजुडिशियल का मतलब क्या होता है हार्मफुल, हानिकारक। ठीक है, तो ये क्या देगा वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो बी में क्या मेन की पॉइंट है, की पॉइंट जो आपको लर्न करना है। ए में की पॉइंट था कि उसमें जो है थर्ड पार्टी और सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर एसोसिएट को कितना जो है वो दिए लोन एग्रीगेट अमाउंट और कितना आउटस्टैंडिंग, इसका रिपोर्टिंग। बी में क्या है कि वो प्रेजुडिशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी में क्या बात किया गया है कि सी में जो है सी में ये बोला गया है कि जो भी शेड्यूल होना चाहिए देयर शुड बी शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल फॉर प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट रिपेमेंट, और जो रिपेमेंट है वो रेगुलर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे अपने सी में इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स वेदर द शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether repayments are regular or receipts are regular or not. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए there should be a C says that there should be a proper schedule okay for principal and interest repayment and the repayment should be regular. repayment regular है कि नहीं ये चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है। ओके, that was all about clause C. Now नेक्स्ट क्लॉज डी में क्या क्या बोला गया है कि अगर मोर देन 90 डेज अगर ओवरड्यू है तो उस केस में जो है कोई स्टेप्स लेके वेदर कंपनी ने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिया है क्या अपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट को रिकवरी करने के लिए इन केस अमाउंट इज ओवरड्यू मोर देन 90 डेज। तो इसमें डी में क्या की पॉइंट है लर्न करने जैसा कि ओवरड्यू इन केस ऑफ ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, दैट्स इट। ठीक है, एक बार की पॉइंट अगर लर्न हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रिपोर्टिंग करना है क्या नहीं वो अपने आप हो जाता है। सो देखिए डी में इफ अमाउंट इज ओवरड्यू, ओके इफ अमाउंट इज ओवरड्यू देन स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू for more than 90 days, कितना अमाउंट overdue है for more than 90 days and whether reasonable steps has been taken by the company for recovery of principal and interest. Okay, now ई क्लॉज में क्या बोला गया है इसका पहले मैं समरी देती हूँ। ई क्लॉज में बोला गया है कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस ओके अगर वो ड्यूरिंग द ईयर कुछ अगर रिन्यू किया गया है, ठीक है, या एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, टर्म्स उसके रिस्पेक्ट में, या तो फिर क्या किया गया है ड्यूरिंग द ईयर कुछ लोन्स एंड अमाउंट जो है कुछ पोर्शन सेटल कर दिए हैं, ठीक है, या तो रिन्यू किया है या तो कुछ एक्सटेंड किया तो सेटल किया, तो कितना पोर्शन रिन्यू एक्सटेंड या सेटल किए हैं, ठीक है, उसका आउट ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस कितना पोर्शन जो है उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, उसका परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेदर लोन्स और एडवांसेस whether loans or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan granted to settle overdues of existing loan given to the same party if so specify the aggregate amount, ठीक है, of such dues, वो उसी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई करना है एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज। ओके, एग्रीगेट अमाउंट भी स्पेसिफाई करना है एंड परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट एंड परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट भी क्या करना है स्पेसिफाई करना है द टोटल। ठीक है, तो ई में बस क्या रिमेंबर करना है आप लोगों को कि ई में अगर कोई भी ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन जो है न्यू लोन कोई अगर एक्सटेंड किया है या तो क्या किया गया है उसको कोई फ्रेश लोन ग्रांट किया गया है या कुछ सेटल हुआ है तो जितना पोर्शन है आउट ऑफ टोटल लोन उसका एग्रीगेट अमाउंट स्पेसिफाई करना है प्लस नीड टू स्पेसिफाई ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट ई। ठीक है, अब लास्ट बचता है एफ। एफ क्लॉज में क्या बात की गई है, एफ में बात की गई है कि इन केस अगर कोई भी लोन्स एडवांसेस ग्रांट की गई हो, ठीक है, वो क्या है ये हो या तो वो रिपेबल ऑन डिमांड में, ठीक है, यानी कंडीशन ब्रीच होने से इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा
रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस रिपेबल ऑन डिमांड या तो कुछ अगर लोन्स एंड एडवांस दिया गया है विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, देन नीड टू स्पेसिफाई सेम एग्रीगेट अमाउंट एंड द परसेंटेज, ठीक है। और प्लस अगर कोई लोन अगर दिए गए हैं कोई प्रमोटर रिलेटेड पार्टी, that need to report here. See, whether loans and advances has where the company has granted any loans and advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms, ठीक है, or period of repayment. If so, specify the aggregate amount and percentage thereof, okay, to the total loan granted. And उसके बाद फिर कॉमा है, फिर एग्रीगेट अमाउंट भी बताना है, किसका बताना है, ग्रांटेड टू प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है, एफ में कितना लोन जो है मतलब कितना एग्रीगेट अमाउंट जो दिए हैं प्लस परसेंटेज बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कि इन केस अगर लोन दिया गया है रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, देन एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज। एंड ऑल्सो इफ अगर लोन्स एंड एडवांस ग्रांट किया प्रमोटर रिलेटेड पार्टी तो उसके इसमें एग्रीगेट अमाउंट बतानी है। तो ये था आपका 3, ठीक है। तो 3 में वापस से मैं क्या करती हूँ, सिंस ये बड़ा है तो ये वापस से मैं आपको एकदम फटाफट रिकॉल करवा दे रही हूँ। मैंने ट्राई किया कि बहुत मैं इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ, और ये सच में इजी ही है, ठीक है। बस ये देखने में थोड़ा लेंदी है और ये इजी भी है प्लस ये इंपॉर्टेंट भी है क्लॉज, ओके। सो वापस से देख लीजिए। 3 में बोला गया है कि इन केस अगर कंपनी क्या करती है, कोई भी मेन इन्वेस्टमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी, ओके, कंपनी फॉर्म LLP, ठीक है, अदर देन कंपनी जो उसके ऊपर एप्लीकेट जो प्रिंसिपल बिजनेस ही जो उसका लोन देने का है, ठीक है, उसको छोड़ के, तो वो अगर दे रही है, वो अगर अपने सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर को दे रही है प्लस अदर देन सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर को दे रही है, तो एग्रीगेट अमाउंट कितना दिया, ओके, एंड द अमाउंट that are outstanding as on balance sheet date that need to report under subclause A. Now B talks about whether the loans advance guarantee security given that are not prejudicial to the company's interest. The key word was prejudicial, okay. And C talks about schedule of repayment, okay, कि there should be proper schedule of repayment for principal and interest payment, and receipts are regular or not, ओके। तो दैट ऑन दैट हम लोग को रिपोर्टिंग करना था। नाउ डी टॉक्स अबाउट ओवरड्यू मोर देन 90 days, देन व्हाट आर द नीड टू स्टेट दैट अमाउंट एंड व्हाट रीजनेबल स्टेप्स कंपनी हैज टेकन टू फॉर इट्स रिकवरी, ओके, दैट नीड टू रिपोर्ट। एंड नाउ ई, इन केस अगर कोई फ्रेश लोन दिया है या कोई लोन सेटल हुआ है, रिन्यू एंड ऑल, देन नीड टू स्पेसिफाई द अमाउंट, एग्रीगेट एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल, ओके। नाउ एफ टॉक्स अबाउट व्हाट, कि इन केस अगर कोई भी लोन जो है वो रिपेबल ऑन डिमांड वाला कंडीशन में दिया गया हो या तो फिर दिया हो विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, एंड नीड टू स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट एंड द परसेंटेज। एंड ऑल्सो if in case if loans is given to any promoter related party, then need to specify the aggregate amount. तो that was all about 3, ठीक है। अब उसके बाद अपने रिवाइज करेंगे 4 क्या बात करता है, 4 in respect of loan investment guarantees and security, whether provision of section 185 and 186 of the Companies Act has been complied with, if not, provide the details thereof. Now in clause 4 what the auditor has to do, auditor has to report, ठीक है, in case if the company has given any loans to directors or any other person in whom the director is interested or made any investment, whether the or made any investment, okay, then whether the company has made any compliances with the provisions governing such loans investment guarantee security or not, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला चीज़ बोला गया है कि कंपनी को क्या मतलब ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है कि अगर कोई भी कंपनी ने कोई भी लोन दिया हुआ है डायरेक्टर को या कोई भी अदर पर्सन को जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, तो उस केस में कंपनी ने जो भी हो जो भी प्रोविजंस बोला गया है यानी सेक्शन 185 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखा हुआ है 4 में, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आप चीज़ को क्या कर सको, केस स्टडीज़ के रेस्पेक्ट में इजिली सॉल्व कर सको। नाउ 5, ओके, क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। इस क्लॉज में क्या बोलता है मैं समरी दे देती हूँ। इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 73 to 76, ठीक है, जो कि डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो कंप्लाई हुए कि नहीं, जो भी डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई दैट इज कंप्लाइड और नॉट, और एनी ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी ट्रिब्यूनल दैट हैज बीन कंप्लाइड और नॉट, बस, ठीक है, इतना सा बात है। इसको ही बस क्या है यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है, बस इतना ही है। अब इसको भी रीड कर लेते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, okay, or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the RBI and the provision of section 73 of the 276 of the Companies Act and the rules made thereunder wherever applicable has been complied, if not, the nature of such contravention to be stated, and if an order has been passed by company law board or NCLT or RBI or any other court, whether the same has been complied or not, ठीक है। तो that was all about clause 5, ओके। क्लॉज 5 में यही है, वापस से बोल दे रही हूँ कि क्लॉज 5 में क्या है कि अगर कोई डिपॉजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वेदर सेक्शन 73 to 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन कंप्लाइड और नॉट, आरबीआई's directives issued by the RBI are complied or not, or any order passed by NCLT tribunal, okay, that the same has been complied or not, okay।
नाउ क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, ये छोटा सा क्लॉजेस को फटाफट से देख लेते हैं। क्लॉज 6, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स has been specified by central government under subsection 1 of section 148 of the companies act. okay, तो रखना है कि नहीं, मेंटेन करना है कि नहीं, एंड इफ सो देन वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट। ठीक है, सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेनेंस करना है कि नहीं। ठीक है, और करना है तो फिर उसने वो मेंटेन किया है कि नहीं, रिकॉर्ड जो है कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज 6। क्लॉज 7 जो है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। नाउ क्लॉज 7 टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। और यहाँ पे जो है कारो 2020 में इस वी नो कि क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूज में जो है जीएसटी को भी इंक्लूड है, जो कि 2016 में जो था उसमें जीएसटी का तब प्रोविजन आया नहीं, तो 17 में आया था, इसलिए वहाँ पे जीएसटी वाला पोर्शन नहीं कवर था। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था। और अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं पहले समरी देती हूँ। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड एज ऑन बैलेंस शीट डेट कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या अनपेड है और कोई आउटस्टैंडिंग है क्या फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ओके, अगर मोर देन 6 मंथ्स अगर आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द डेट इट बिकम पेबल, जब से पेबल था वहां से क्या है मोर देन 6 मंथ अगर आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, देन दैट पोर्शन अमाउंट नीड टू बी इंडिकेटेड। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट अनडिस्प्यूटेड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज देन नीड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ such dues and the forum where such dispute is litigated or pending that need to be disclosed. Okay, now अब इसको जो है मैंने जो भी बोला इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। A, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, provident fund, ESIC, income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date it become payable shall be indicated. Okay, तो इसमें क्या क्या की थिंग्स क्या है जो याद रखना है अपने को। इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, और यहाँ पे चीज़ ये याद रखनी है कि इंक्लूडिंग जीएसटी के बारे में। ठीक है, सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग जीएसटी, उसमें क्या है कंपनी रेगुलर है कि नहीं डिपॉजिट करने में, इफ नॉट कोई आउटस्टैंडिंग है क्या एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो भी कब से मोर देन 6 मंथ। ठीक है, जब से वो पेबल होना था वहाँ से 6 मंथ मोर देन अगर आउटस्टैंडिंग है तो नीड टू इंडिकेट दैट अमाउंट। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट अनडिस्प्यूटेड। नाउ बी में क्या है, डिस्प्यूटेड के बारे में बात करेगा। क्या बोला है देखिए, where statutory dues referred to in sub clause A have not been deposited, जो भी statutory dues जो A में बोला गया है वो अगर नहीं डिपॉजिट किया गया है on account of any dispute, यानी in respect of disputed statutory dues, then amount involved यानी कितना portion amount and the forum where dispute is pending shall be mentioned. Forum where dispute is pending shall be mentioned. ओके, ये मेंशन करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ मेयर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। ठीक है, तो ओनली अ मेयर रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट, उसको वो डिस्प्यूट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, वो डिस्प्यूट जो है शुड बी लिटिगेटेड एंड पेंडिंग इन द फोरम। तो उस केस में फोरम का नाम प्लस उसके बाद फिर वो फोरम कहाँ है जहाँ पे वो डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है, और प्लस वो कितना अमाउंट है, कितना वो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का पोर्शन अमाउंट वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्लॉज 7। ठीक है, क्लॉज 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर अपने देखेंगे क्लॉज 8। नाउ क्लॉज 8 जो है, क्लॉज 8 के रिस्पेक्ट में बात है कि ये क्लॉज जो है ये न्यू है कारो 2020 में। ठीक है, 16 में नहीं था ये प्रोविजन, प्लस ये क्लॉज जो 8 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भर के केस स्टडी आती है। ठीक है, और क्लॉज 8 में क्या बोला गया है, ठीक है, सिंपल सा क्लॉज है। इसमें बोला गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई अगर अनडिस्क्लोज इनकम है, ठीक है, उसकी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ऑलराइट, उसको क्या किया गया है अंडर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मान लो कोई टैक्स असेसमेंट हो रहा था उसमें उसको सरेंडर कर दिया। ठीक है, उसको बता दिया कि इतना हाँ इनकम था, ठीक है, उसको डिस्क्लोज कर दिया इनकम, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग नहीं है कोई बुक्स में। तो जब वो सरेंडर कर दिया तो उसके बाद फिर जो रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं बुक्स में, दैट्स ऑल। ठीक है, बुक्स में जो वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसको क्या किया एज पर इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट हो रहा था, टैक्स असेसमेंट, तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया इनकम, तो वो अनडिस्क्लोज इनकम की बुक्स में रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट। तो ये क्लॉज उसके बारे में बात करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। वेदर एनी ट्रांजैक्शंस, लिखा है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओके, have been surrendered or disclosed as income in the tax assessment under income tax. Okay, if so, whether the previously unrecorded income, क्यों बोला अनरिकॉर्डेड इनकम, क्योंकि नहीं रिकॉर्ड था ना, वो तो सरेंडर किया गया अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज़ बिन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। ठीक है, तो ये क्लॉज 8 में बात करता है।
हो गया। अब उसके बाद फिर 9 जो कि मैंने कि आपको जैसे कि पहले ही बताया कि 9 किसके बारे में बात करता है, 9 बात करता है ये लोन जो है वो लेने की बात करता है, ठीक है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लेने की, 9, ठीक है। नाउ वन थिंग यू विल नोटिस कि इसमें 9 में भी जो है टोटल कितने हैं, 6 सब क्लॉज है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी लेंदी लगते हैं देखने में, बट ये भी क्या है, इजी है। तो 9 में मैंने क्या बताया कि ये जो है लोन जब लेते हैं तो उसकी बात करता है। तो पहले क्लॉज में क्या बोलता है, पहले समरी देती हूँ मैं, कि अगर कोई कंपनी जो है अगर यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, ठीक है, इन रिपेमेंट ऑफ लोन या बॉर्डरिंग, ठीक है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पोर्शन कुछ भी डिफॉल्ट किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैबुलेटेड फॉर्मेट में जो है डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो टैबुलेट फॉर्मेट अगर मैं बोलूँ 2016 में इस तरह से टैबुलेटेड फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई नहीं था, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया देख लेते हैं, ए में, वेदर द कंपनी has defaulted in repayment of loan or other borrowings or in payment of interest thereof to any lender, if yes then the period and the amount of default to be reported, ठीक है। तो क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, पहले तो बताना पड़ेगा नेचर ऑफ बोरोइंग, ठीक है, नेम ऑफ लेंडर, लेंडर का नाम बताना पड़ेगा, और लेंडर वाइज डिटेल टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर इफ डिफॉल्ट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, देन लेंडर वाइज डिटेल नीड टू बी गिवन, ओके। एंड कितना जो है अमाउंट नहीं पे किया गया है, कितना का डिफॉल्ट, और क्या डिफॉल्ट था, वो प्रिंसिपल स्ट्रिप्स था या इंटरेस्ट स्ट्रिप्स था, ठीक है, वो बताना है, और नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले, कितना दिन का, ठीक है, डिले हुआ, और उसके बाद कोई रिमार्क्स, ठीक है, सिंपल, कितना बोरिंग, क्या नेचर था, कौन क्या किस नेचर का बोरिंग था, लेंडर का नाम बताना है, अमाउंट बताना है, क्या था वो, प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट था, नेचर बताना है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले बताना है, ओके। तो ये था ए। अब नेक्स्ट बी में बताया गया कि अगर कंपनी क्या विल बी, वेदर कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, देन नीड टू रिपोर्ट, ठीक है। एंड सी talks about कि whether the term loan has been utilized for the purpose for which it has been taken, and if not then need to specify the purpose, okay। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं, whether the term loan were applied for the purpose for which were obtained, if not, okay, if not then need to specify the amount of loan so diverted and the purpose for which it has been used, okay। तो ये था सी। अब नेक्स्ट डी में क्या बोला गया है कि फंड जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेस किए हैं, लेकिन उसको क्या यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ येस देन नीड टू स्पेसिफाई द नेचर एंड द अमाउंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिए हैं, यूटिलाइज करें फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। तो इसमें आप की पॉइंट भी मैं बताते जा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, ईजी होगा वो लर्न करने के लिए। ए में था डिफॉल्ट के बारे में, ठीक है, डिफॉल्ट है तो टैबलेटेड फॉर्मेट में क्या है, डिटेल देना है। बी में था विलफुल डिफॉल्टर का बात, ठीक है, और सी में क्या बात किया गया था, सी में बात था कि, सी में क्या बात था, हाँ, कि अगर कोई भी लोन जो है वो पर्पस, सी में बस याद रखना है पर्पस, कि वो सेम पर्पस के लिए वो यूटिलाइज किया गया है कि नहीं, जिसके लिए वो लिए थे। और डी में बात करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, फंड अगर रेस किया शॉर्ट टर्म बेसिस हैज बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस नीड टू स्पेसिफाई द नेचर एंड द अमाउंट, ओके। नाउ एफ में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, एफ वाला पॉइंट जो है इसमें बोला गया है कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन वगैरह लिए हैं ऑन द प्लेज, ठीक है, किसके सिक्योरिटी में, मतलब कि किसके अपने सबसे जॉइंट वेंचर या एसोसिएट के सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके लोन लिया है क्या, ठीक है। तो उस केस में जो है अगर ऐसा लोन लिए हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं गलती से एफ में आ गई हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं पहले एफ जो है वो कवर कर ले रही हूँ, ठीक है। तो एफ में क्या बोला गया है कि कंपनी ने, ठीक है, एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कि कंपनी ने क्या लोन उठाया है अपने सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर की सिक्योरिटी को प्लेज करके, ठीक है, लिखा है ना, ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर, इफ सो, तो उस केस में उसका डिटेल तो आपको देना ही है, ठीक है, उसका डिटेल तो देना, एंड ऑल्सो क्या भी रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया इन रिपेमेंट ऑफ सच लोन, या 2 डिटेल देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वो अपने सबसे एसोसिएट जॉइंट वेंचर के सिक्योरिटी को प्लेज में करके लोन ले रहा है, तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यहाँ पे केवल उतना डिटेल नहीं देना है कि कितना पोर्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में लोन जो है कितना वो उठाया है उसके सिक्योरिटी को प्लेज रख के, प्लस ये भी डिटेल देना है कि कहीं वो डिफॉल्ट तो नहीं हुआ उसके रिपेमेंट में, ठीक है, दैट वाज एफ। अब नाउ ई में क्या था कि वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड, ठीक है, टू मीट द ऑब्लिगेशन, ठीक है, सबसे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए जो है क्या लोन उठाया है क्या, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उसका डिटेल देना है, ठीक है, ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट, उस नेचर बताना है और उसका अमाउंट बताना है, ठीक है, पर्पस और अमाउंट बताना है जो उसको एसोसिएट वगैरह के ऑब्लिगेशन। तो ई और एफ में कंफ्यूज नहीं होना है, सीम्स लाइक इट्स सिमिलर इनिशियली आप पढ़ोगे तो, बट इट्स नॉट, ओके। ई में बात किया गया है कि उसके ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लिया गया है, तो उसके इसमें पर्पस और अमाउंट बताना है। एफ में बताना है कि उसके सिक्योरिटी को प्लेज करके लोन लिया गया है, तो उसके इसमें उसका पर्पस अमाउंट तो वो सब डिटेल तो देना ही है, प्लस ये भी बताना है कि कंपनी ने उसको डिफॉल्ट तो नहीं करा है, ठीक है। तो दैट वाज क्लॉज 9। अब क्लॉज 9 को क्या करते हैं अपने वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। क्लॉज 9 में था, ए में बताया गया था कि डिफॉल्ट तो नहीं है, डिफॉल्ट है तो टैबुलेटेड फॉर्मेट में डिटेल देना है। बी में था कि विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं हो गया कंपनी। सी में था कि
जो है वो पर्पस बताना था, उस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है कि नहीं, नहीं अगर उससे पर्पस उस दूसरा पर्पस को स्पेसिफाई करना था। डी में था शॉर्ट टर्म बेसिस में उठा गया, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहेगा। ई में था कि इफ टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर वेदर लोन हैज बीन टेकन और नॉट नीड टू स्पेसिफाई द पर्पस एंड द अमाउंट। एंड एफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इफ लोन इज बीन रेज ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर एंड नीड टू स्पेसिफाई द नेचर अमाउंट एंड ऑल्सो इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन्स इफ एनी। ठीक है, अब लास्ट ये था क्लॉज 9 तक। ठीक है, क्लॉज 9 तक कवर कर लेना मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर लेना, क्योंकि उसके बाद से आप देखोगे सब छोटे क्लॉज है। ठीक है, और सारे बड़े क्लॉज जो अपने खत्म कर चुके हैं। नाउ अब 10 में क्या बात किया गया है यहाँ पे पब्लिक ऑफर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्या बोला गया है कि इफ़ ए मनी, ठीक है मैं पहले समरी दे रही हूँ, इन केस अगर मनी जो है रेस किया गया है, ठीक है बाई वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, या तो फिर मनी रेस किया गया है या तो कंपनी ने क्या किया है, कोई किया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स या कन्वर्टेबल डिवेंचर का। ठीक है, तो उस केस में जो है वो कंप्लायंस को जो है कंपनी ने वो क्या किया, कंप्लायंस को फॉलो किया है कि नहीं, और जो फंड्स जो भी रेस किए हैं, ठीक है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको यूटिलाइज किए हैं कि नहीं फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रेज्ड, देन इफ नॉट देन नीड टू स्पेसिफाई द रीजन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ए में, whether the money raised by initial public offer or further public offer during the year, ठीक है, were applied for the purpose for those raised, if not then the details together with the delays or amount need to be given। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि वो जो मनी रेज बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर और पब्लिक ऑफर यूटिलाइज किया गया है कि नहीं फॉर द पर्पस फॉर व्हिच हैज बीन रेज्ड, इफ नॉट दे नीड टू गिव द डिटेल्स। नाउ बी में क्या बोला गया है, whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares, debentures, okay, then during the year, and if so whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act has been complied with, ठीक है, and the fund raised have been used for the purpose for which the fund was raised। ठीक है, इस पे जो है पूरा एकदम कंपनीज एक्ट का सेक्शंस वगैरह आप सोचोगे कितना सब कुछ याद रखना है, नहीं, आपको बस मोटा मोटा जो है ये सब चीज़ याद रखना है कि जो भी मनी रेस किया गया है थ्रू जो कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, ठीक है, तो उसका जो है कंपनीज एक्ट का सेक्शन कंप्लाई हुआ है कि नहीं, बस इतना याद रखना है, कंप्लायंस हुई कि नहीं, प्लस जो भी फंड रेज्ड किए गए हैं, लिखा है ना, fund raised have been used for the purpose for which it has been raised, if not then provide details in respect of amount involved and the nature of non compliance। ठीक है, that detail need to be given। ठीक है, तो ये जो है अभी तक में हम लोगों ने क्लॉज जो है 10 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो है बाकी 11 बचे हैं जो कि सारे छोटे छोटे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले क्या करूँ मैं 1 to 10, ठीक है, क्या क्या मतलब कि किस किस टॉपिक में बात किया गया है वो मैं वापस से रिकॉल करवा दूँ। ठीक है, इनिशियली यू विल फील कि कैसे याद रहेगा कि किस क्लॉज में क्या बात की गई है, ये बस आपको पहले रीडिंग में लगेगा, मैक्स टू मैक्स दूसरे में लगेगा, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ इसकी कोई मेमोनिक वगैरह नहीं बनानी होती है स्पेसिफिकली, आई एम सेइंग। ठीक है, क्योंकि ये आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा कोई दिक्कत आने ही नहीं वाला है, ट्रस्ट में कि किस में क्या है। ओके, नाउ ओके, अब फटाफट से क्या करते हैं 1 to 10 वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 1 में जो बात किया था वो किसके बारे में बात था, पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, उसके बाद फिर 2 में बात किया गया था क्या चीज़ का, 2 में बात था इन्वेंट्रीज को लेके। ठीक है, अब उसके बाद 349 जो कि मैं भी ऐसे ही करती थी, 349 में क्या क्या बात था, लोन को लेके, लेकिन 3 बात करता था लोन वगैरह जो है वो देने की। ठीक है, और 4 बात करता था वो भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देने की, लेकिन वो किसको, डायरेक्टर को। ठीक है, डायरेक्टर वाला, और 9 जो था वो लेने की बात करता था। तो 349 इससे 349 कवर हो गया, हो गया। 5 बात करता था किसके लिए, रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अब 6, 7, 8 को ऐसे लर्न कर सकते हो आप कि कॉस्ट टैक्स इनकम। ठीक है, कॉस्ट टैक्स इनकम, 6 में कॉस्ट के बारे में था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स 148, और 7 में था टैक्स मतलब कि स्टैट्यूटरी ड्यूज का बात करते थे, और 8 में बात करते थे अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो कॉस्ट टैक्स इनकम ऐसे लर्न कर सकते हो। 9 तो मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया। ठीक है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी इफ द कंपनी हैज टेक इट। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर बचा 10 क्या चीज़ के बारे में बात करता है, वो मनी रेस्ड। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये 4 जो है चीज़ याद रखेंगे। तो बस नाउ क्लॉज 11। ठीक है, क्लॉज 11 जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, फ्रॉड। ठीक है, सबसे पहले मैं समरी दूंगी। तो क्लॉज 11 में जो है अपने को फ्रॉड चाहे वो कंपनी में हो बाय ऑफिसर एम्प्लॉय या फ्रॉड बाय कंपनी हो, दोनों की रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो अब लेकिन इसको अगर मैं सेक्शन 143(12) ठीक है ऑफ द कंपनीज एक्ट में बोलूँ, वहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि अगर इन केस फ्रॉड इज डन ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय। ठीक है, और कारों में जो होती है वो ऑन और बाय। अब जब भी अगर मान लीजिए फ्रॉड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आता है, कोई केस स्टडी आती है कि फ्रॉड की इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड कहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो आप क्या करोगे 143(12) वाला भी लिखोगे प्लस ये कारों वाला भी लिखोगे टू सिक्योर फुल मार्क्स। ओके, नाउ अब 11 में क्या बात किया गया है, देखिए सब क्लॉज ए। ठीक है, सब क्लॉज ए जो है बोला गया है कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, ठीक है,
by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, and if yes, then the nature and amount involved need to be indicated. Okay, in respect of fraud done on the company or by the company. Now B, okay, B talks about कि in respect of, अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोई रिपोर्ट हुआ है क्या, वेदर हैज बीन, इट हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म ADT4. तो फॉर्म ADT4 में क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पर सेक्शन 143(12) ऑडिटर क्या करता है, फाइल करता है इन रिस्पेक्ट फ्रॉड अमाउंट इज 1 करोड़ और मोर. ओके, दैट हम लोग सेक्शन 143(12) में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ते हैं. तो उस चीज़ के बारे में अगर किया है तो उसकी चीज़ का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा. ठीक है, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म ADT4 प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद द CG. ठीक है, इन रिस्पेक्ट, और ये कब होता है, जब इन केस रिस्पेक्ट फ्रॉड अमाउंट इज 1 करोड़ और मोर. ठीक है, तो इसकी चीज़ की रिपोर्टिंग करनी होगी. सी में बताता है कि वेदर ऑडिटर हैज कंसिडर्ड एनी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी. ठीक है, तो ऑडिटर ने जो है कोई भी क्या किया है, विसल ब्लोअर कंप्लेंट को कंसिडर किया है क्या. ठीक है, तो अगर कंसिडर किया है कंपनी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन उस ऐसा, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग. सी जो है ये न्यू है. ठीक है, सब क्लॉज सी जो न्यूली एडेड है, ये 16 में नहीं था. तो उस केस में जो है ये था फ्रॉड का. तो फ्रॉड का अगर मैं समरी दूँ तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा कि नेचर और अमाउंट बताना है इन रेस्ट ऑफ फ्रॉड अमाउंट डन ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी. और उसके बाद फिर अगर ADT4 जो है ऑडिटर ने फाइल किया है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट as per section 143(12) of the companies and need to report, and if the auditor has considered any whistleblower complaint then that need to be report. Now clause, ठीक है, क्लॉज 12, क्लॉज 11 जो कि फ्रॉड का था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लॉज 12 भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं. ये बात करते हैं निधि कंपनी का. ठीक है, वेदर निधि कंपनी हैज़ कंप्लाइड नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि कितना करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है इन रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लाइब्रेरी. ठीक है, तो ए का क्या है समरी कि नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20. बी में 10% जो अन इनकम पर टर्म डिपॉजिट जो है वो मेंटेन करके रख रही है कि नहीं. ठीक है, टू मीट आउट द लाइब्रेरी. नाउ सी टॉक्स अबाउट कि वेदर, अब नाउ दिस इज न्यू in comparison to 16 clause 2016 clause. ठीक है, whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof. अगर कोई डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट, उसके डिपॉजिट के इंटरेस्ट में पेमेंट में, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेल देना पड़ेगा. ठीक है, तो ए में था नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियोज, बी में था 10% अन इनकम पर टर्म डिपॉजिट्स, और सी में डिफॉल्ट ही बात. ठीक है, ये था क्लॉज 12. नाउ क्लॉज 13 जो है वो रिलेटेड पार्टी की. अगेन दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्लॉज. ओके, तो उस केस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया इन रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो उस केस में कंपनीज एक्ट की सेक्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया गया है कि नहीं, बस इतना सा बात है. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर वगैरह जो है वो दिया गया है कि नहीं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस का अगर बात करूँ तो इंडेस 24 डील्स विद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड AS में AS 18. ठीक है, तो वेदर ऑल ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट wherever applicable, and the details have been disclosed in the financial statement. Disclosed लिखा है ना, in the financial statement as required by the applicable accounting standards. Okay, तो ये था 13 इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी. तो 11, 12, 13 आपने देख चुके. 11 था फ्रॉड के लिए, 12 था निधि कंपनी, और 13 था किसके लिए, रिलेटेड पार्टीज. नाउ 14. अब 14 जो है वो क्या है, वो न्यू क्लॉज है. ठीक है, ये इंटरनल ऑडिट वाला. अब मैं जो है यहाँ पे आपको ये भी बताते जा रही हूँ साथ साथ कि कौन सा एकदम ही न्यू है, अपार्ट फ्रॉम की क्लॉजेस में क्या चेंज है इन रेस्पेक्ट ऑफ 2016, कौन सा एकदम ही न्यू है वो भी मैं बता रही हूँ. ठीक है, टोटल जो है 7 न्यू क्लॉज ऐड हुए हैं. तो जिसमें से मैंने एक तो पहले आपको ऊपर ही बता दिया था, कौन सा वाला बताइए, कि वो इनकम वाला क्लॉज 8. ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम वाला. अब ये जो दूसरा है, ठीक है, दिस इज क्लॉज 14 इन रेस्पेक्ट ऑफ कि कंपनी का जो है उसको इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो है मतलब इंटरनल ऑडिट करवाना है कि नहीं. अब इंटरनल ऑडिट का भी जो है अलग अलग क्या था, इसका लिमिट था 25, 20, 25, 50 ऐसे करके. ठीक है, लिस्टेड अनलिस्टेड, तो उस लिमिट के हिसाब से कवर्ड है कि नहीं कंपनी को इंटरनल ऑडिट सिस्टम, मतलब इंटरनल ऑडिट करवाना है कि नहीं, और करवाना है तो उस केस में जो भी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया है क्या, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया है क्या. ठीक है, तो उस केस में अंडर ऑडिट, तो उस केस में उस चीज़ की भी क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी. तो 14 को जो है इसका हम लोग कीवर्ड कैसे याद रखेंगे कि ये 14 जो है वो इंटरनल ऑडिट की बात करता है. चलिए इसको देख लेते हैं. वेदर द कंपनी हैज़ इंटरनल ऑडिट सिस्टम. ठीक है, whether the company has internal audit system commensurate with the size and the nature of the business, and whether the report of the internal audit for the period under audit we are considered by the statutory auditor. ठीक है, और नॉट. ठीक है, तो इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. नाउ 15 के बारे में क्या बात किया गया है. अब जो 15 है, 15 में बोला गया है कि वेदर कंपनी क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन में इंटर हुई है कि नहीं डायरेक्टर के साथ, और या भी पर्सन जो भी डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड हो, एंड इफ सो देन नीड टू वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 कंप्लाई हुए कि नहीं. ठीक है, छोटा सा क्लॉज है, बस इतना ही बताएं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में इंटर हुए कि नहीं डायरेक्टर यानी पर्सन जो एसोसिएटेड विद द डायरेक्टर, इफ सो देन सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुए हैं कि नहीं. ठीक है, नाउ 16 जो है वो बात करेगा किसके बारे में, कि इन रेस्पेक्ट ऑफ NBFC एक्टिविटी जो कर रही है, तो उसके इसमें RBI की रजिस्ट्रेशन एंड ऑल. ठीक है, तो 16 वाला क्लॉज जो है उसको देखने से पहले हम लोग जो बाकी छोटे छोटे क्लॉज है उसको पहले निपटा लेते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे अपने
16 को देख लेंगे। नाउ अब जो नेक्स्ट जो मैं अब जो 16 के नीचे जो भी क्लॉज आएंगे, ठीक है, वो सारे जो है वो क्या है, न्यू क्लॉज है, ठीक है। तो अभी तक में मैंने न्यू क्या बताया, क्लॉज 8 बताया डिस्क्लोज इनकम में, 14 बताए जो इंटरनल ऑडिट वाले, ठीक है। अब नीचे के जो बचे क्लॉज, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। 16 जो है वो मैं कवर करवाऊंगी, उससे पहले छोटे छोटे वाले देख लेते हूँ। 17 वाले क्या बोलते हैं, वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड एनी कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ सो देन स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें केस स्टडी में क्या करेंगे, इसमें उलझा सकते हैं कि अगर सपोज कंपनी ने इनकर्ड किया कैश लॉस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो रिपोर्टिंग करना है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दोनों कवर है, दोनों पीरियड। तो उस केस में अगर कोई कैश लॉस इनकर किया तो उस केस में उसका अमाउंट स्टेट करना है, ठीक है। तो ये जो है ये न्यू क्लॉज है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 18, ठीक है। 18 में क्या चीज़ के बारे में बात किया है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर क्या ऑडिटर ने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है क्या, अगर रिजाइन किया है तो इनकमिंग ऑडिटर ने, ठीक है, जो न्यू ऑडिटर आई उसने जो भी पुराने ऑडिटर ने रिजाइन करने के टाइम को जो भी इशू वगैरह जो भी रेस किया, ऑब्जेक्शन वगैरह, तो उसको उसने कंसिडर किया है कि नहीं किया है। तो दैट्स about clause 18, whether there has been any resignation by statutory auditor during the year, if so whether the auditor has taken into consideration the issue, objections or concerns raised by the outgoing auditor, ठीक है। तो इनकमिंग ऑडिटर ने आउटगोइंग ऑडिटर के इशू वगैरह जो भी है वो उसको क्या किया है, उसको कंसिडर किया है कि नहीं, ठीक है, वाइल एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। तो ये था क्लॉज 18। तो 17, 18 क्या है, ये न्यू है, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 ये जो भी मैं अभी नीचे जो भी डिस्कस करने वाली हूँ सारे न्यू है। तो यहाँ पे अब देखेंगे 19 वाला क्लॉज, ठीक है। 19 टॉक्स अबाउट कि कंपनी के, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पे और उसके फाइनेंशियल एसेट्स से जितना भी रियलाइज होगा, ठीक है, कि उसके एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक में रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजिंग, क्या वो एबिलिटी है उसकी, ठीक है, वेदर ऑडिटर को जो है लग रहा है कि कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड द एजिंग एंड द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो इसके बारे में बस रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज एंड एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, other information accompanying the financial liability, the auditor's knowledge of the BOD and the management plan, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the auditor report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of the balance sheet date, ठीक है, and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज और उसके फाइनेंशियल एसेट से रियलाइजेशन के बेसिस में ऑडिटर जो कंक्लूड करता है कि कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज जो एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। इस चीज़ के रेस्पेक्ट में क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। नाउ क्लॉज 20, क्लॉज 20 जो है ये भी न्यू क्लॉज है, ये CSR के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लॉज 20 में जो है अब इसको जो दो भाग में बांट गया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले विल प्रोवाइड समरी। क्लॉज जो 20 है उसमें क्या बात कर रहे हैं कि क्लॉज 20 में बात कर रहे हैं कि इन रेस्पेक्ट ऑफ अगर कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में जो भी CSR के रेस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है उसको स्पेशल फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है कि नहीं, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से विद इन 6 मंथ जो है वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है कि नहीं, जो स्पेसिफाई है शेड्यूल 7 में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको क्या बोला गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ other than ongoing project, the company has transferred unspent amount, जितना अमाउंट अनस्पेंट है to funds specified in schedule 7 to the companies act within a period of 6 month of the expiry of the financial year, ठीक है। तो अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी ने जो है वो CSR अनस्पेंट अमाउंट जो है CSR का शेड्यूल 7 के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया है कि नहीं विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट whether the company has transferred to special account, स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। नाउ अब क्या करेंगे, 21 को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो छोड़ के आए थे उसको पहले कवर कर लेते हैं, दैट वाज क्लॉज 16, ओके। क्लॉज 16 जो है वो किसके बारे में बात करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ NBFC। Now the company which is classified as NBFC that need to be registered under RBI Act under section 45 IA, ठीक है, of the RBI Act। Now अब वो जो कंपनी जो होती है वो NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले ये समझ लेते हैं, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल जो बिजनेस क्या होता है, वो प्रिंसिपल बिजनेस होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग करना, ठीक है। तो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, अब कौन सी कंपनी जो है वो NBFC ट्रीट की जाती है, उसका दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता था कि जो कि फाइनेंशियल एसेट जो है अगर मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट है, ठीक है, अदर देन टोटल एसेट में अपने क्या नहीं देखते थे, इंटेंजिबल एसेट, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम, देन दैट कंपनी इज ट्रीटेड एज NBFC, एंड इफ द कंपनी फुलफिल्स बोथ द क्राइटेरिया देन इट्स क्वालिफाइड एज NBFC एंड देन नीड टू रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज NBFC बाय द RBI, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो RBI से ऑब्टेन करना पड़ता था NBFC के एक्टिविटीज़ को
करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये इनिशियली जो ये बेसिक इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि इसके रिस्पेक्ट में जो है क्लॉज जो है वो समझने में आसानी हो। नाउ अब ए में क्या बोला गया है, वही बात बोली गई है कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45IA, ठीक है, अंडर 45IA ऑफ द RBI एक्ट, एंड इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और नॉट, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कि किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, जो कि NBFC है, ठीक है, और जो क्या है वो क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो उस केस में क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन जो है उसने लिया है कि नहीं, लेने की जरूरत है कि नहीं, और उसने लिया है कि नहीं, वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। Now, B talks about क्या कि whether the company has conducted any NBFC or NBFC housing finance activity without a valid certificate of registration from RBI as per the RBI Act. B जो बात कर रहा है, बोल रहा है कि क्या कंपनी जो है वो NBFC एक्टिविटी कर रहा है बिना कोई सर्टिफिकेट RBI से ऑब्टेन किए। B जो है ये क्या है 16 के कंपैरिजन में, कारो 2016 के कंपैरिजन में ये न्यू क्लॉज है, ठीक है। B और A में फर्क क्या है, A में बता रहा है कि whether the company is required to be registered and if yes whether registration has been obtained or not, ठीक है, लिया है कि नहीं। B में बात कर रहा है कि क्या NBFC एक्टिविटी कर रहा है वो बिना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब C और D जो है ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की रेस्पेक्ट में बात करते हैं। नाउ क्लॉज C, ठीक है, सब क्लॉज C क्या चीज़ की में बात करते हैं, वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन द रेगुलेशंस मेड बाय द RBI। इफ द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इफ सो देन वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ C कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या, कंटिन्यू टू फुलफिल क्राइटेरिया, एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। ये भी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, फाइनेंशियल कंपनी होती है जो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है शेयर्स और सिक्योरिटीज किसके, ग्रुप कंपनी में, ठीक है, जिसको एटलीस्ट 90% जो है अपने नेट एसेट क्या किसमें करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनी, ठीक है, और जिसमें से 60% जो होगा उसका नेट एसेट जो है वो उस ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। 90% अपने नेट एसेट का ग्रुप कंपनी में तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन 60% जो एटलीस्ट उसके इक्विटी शेयर में क्या होना चाहिए, ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब होनी चाहिए। तो दैट कंपनी कॉल्ड एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सी में वही बोला है कि कंपनी का कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो डेफिनेशन को मीट कर रही है क्या, क्राइटेरिया को, और इन केस अगर कंपनी जो अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो एग्जाम्प्ट है उस केस में वो क्राइटेरिया को, वो रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं। नाउ डी टॉक्स अबाउट ऑल्सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की इफ द ग्रुप हैज मोर देन वन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप देन नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विच आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज 16, ठीक है। अब जो है कि क्लॉज 16 के बाद जो है मैंने 17, 18, 19, 20 वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो कि क्या है सारे न्यू क्लॉजेस इन कंपैरिजन टू 2016। 17 वाज अबाउट कैश लॉस के बारे में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 18 किसके लिए था, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रेजिग्नेशन का ड्यूरिंग द ईयर, और 19 था इन रिस्पेक्ट ऑफ वो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। 20 था CSR के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। नाउ 21 जो क्लॉज है ये जो वही क्लॉज है जिसमें क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, उसके ऑडिटर रिपोर्ट में इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कब रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मीन्स व्हाट, इन केस अगर कॉम्पोनेंट ऑडिटर ने, ठीक है, अपने जो है कंपोनेंट्स के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें अगर इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट में क्या किया है, कारो रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है, ठीक है, और वो जो है वो इंक्लूडेड है कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है, इफ येस देन नीड टू इंडिकेट द डिटेल, उस कंपनी का डिटेल एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट containing such qualification of adverse remark. It means what, the qualification or adverse remark that has been given by the component auditor in the component auditor's report, then that the name of the company and the paragraph number, ठीक है, in respect of which qualification is given, whether it can be clause 10, 9, 8, 1 whatever, तो वो पैराग्राफ नंबर प्लस जिस कंपनी के रेस्पेक्ट में, कौन से कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में जो है उसका डिटेल जो है वो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये ओनली क्लॉज है जिसके रेस्पेक्ट क्या है, जो कि यहाँ पे देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में एप्लीकेबिलिटी के टाइम कि द ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट क्लॉज। तो एक्सेप्ट क्लॉज जो है 21 के अलावा ऐसे कारो जो है उसमें रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 21। सो मैंने यहाँ पे आपको सारा 21 क्लॉज जो है वो कवर करवाने की कोशिश किया इन डिटेल, ठीक है, बिकॉज कारो जो है रिपोर्टिंग ये एग्जाम के लिए नहीं, प्लस ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई ट्राई टू गिव की कंपैरिजन विद द 2016 कारो, ठीक है, कि क्या क्या न्यू एडिशन हुए एंड ऑल, ये मैंने भी बताया। अभी मैं वापस से क्या करती हूँ 1 to 20 क्या क्या जो किस किस टॉपिक में बात की है वापस से क्या करते हैं अपने रिकॉल कर लेते हैं। 1 किसके लिए था, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, जिसमें सब क्लॉज कितने 5 थे। 2 था
इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में जिसमें कितने सब क्लॉज थे, ठीक है, जिसमें थे 2। अब उसके बाद फिर 3 अब हमारे 3 क्या था, 349, जो कि 349 लॉ के लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी में था। 3 जो बात करता था इफ़ द कंपनी हैज़ मेड, ठीक है, इफ़ गिवन लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, जिसमें 6 क्लॉज थे। ओके, 4 में था अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ अगर गिवन टू डायरेक्टर, तो उस केस में जो है कंपनी ने कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस वगैरह की है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद फिर 9 जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, 9 क्या था, इन केस इफ द कंपनी इज टेकिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसमें भी कितने थे, उसमें भी 6 सब क्लॉज थे। नाउ 5 जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। और मैंने 6, 7, 8 को कैसे पढ़ने बोला था, कॉस्ट, टैक्स, इनकम। 6 था कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में, 148 के कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करे कि नहीं। 8 था अनडिस्क्लोज इनकम को रिपोर्ट किया कि नहीं। उसके बाद 7 थे स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, और 8 थे अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में रिपोर्ट किए कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 9 एज आई डिस्कस्ड, ठीक है। अब उसके बाद फिर 10 जो है किसके बारे में बात करते थे, मनी रेस टू इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। नाउ 11 थे फ्रॉड के लिए, ठीक है। 12 किसके लिए थे, निधि कंपनी वाला। उसके बाद फिर 13 किसके लिए था, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। 14 जो थी वो न्यू थी, ठीक है। ऊपर जो था, ऊपर में 1 to 10 में कौन सा न्यू था, अनडिस्क्लोज इनकम वाला। अब 11 से जो स्टार्टिंग है यहाँ पे न्यू कौन सा, 14 इंटरनल ऑडिट वाला था। 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए था विद द डायरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद 16 जो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए था, एनबीएफसी वाले, एनबीएफसी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। अब उसके बाद फिर 17, 18, 19, 20, 21 देख लेंगे, जो कि सारे क्या है, न्यू है। 17 किसके बारे में बात करते थे, कैश लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 18 था रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। 19 था वो इन द फॉर द पेमेंट मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है, कंपनी एबल टू मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज। उसके बाद 20 था इन रिस्पेक्ट ऑफ CSR, इन अनस्पेंड अमाउंट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। उसके बाद 21 इज about in respect any adverse or qualified remark has been given by component auditor, ठीक है, in the component auditor's report in CARO that need to be report in a console ये financial statement. So if you like my way of explanation and if you like my videos, then please subscribe. Thank you.